Select and write the correct answers. इसमें ना ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 आंसर्स ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स करके। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? The first question is dash is obtained during the processing of coal to get coke. हाँ जी, उदय आंसर दीजिए बेटा। मैसेज मैम ऑप्शन बी, मैम कोल टार। कोल तार या कोल गैस? इसमें कोल गैस। कोल गैस मैम। कोल गैस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, केयरफुली आंसर दो, मैंने कहा ना। ठीक है, चाहे आप टाइम लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 2 मिनट का टाइम ले लो। चलो पहले आप सारे क्वेश्चन आराम से देख लो, क्योंकि टेस्ट है ये, गलती नहीं करनी है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ 2 मिनट का, आराम से 2 मिनट लो और करो इन क्वेश्चन। इजी हैं सारे, करी हुई चीजें हैं। ठीक है, करिए। आदित्य बता देंगे अभी जब सिलेबस होगा, अभी तो फिलहाल पेपर से ही चल रहे हैं। हो गया, सबने देख लिया पेपर एक बार? क्वेश्चंस Yes, देख ma'am. लिए, स्टार्ट कर लो। चलो, वेरी नाइस। The second part, the policy of doctrine of labs was devised by dash. मैसेज भी करना है आप लोगों को, और प्लस आपके आंसर्स भी, मतलब आप उसमें करोगे। ठीक है, उदय आपका एक क्वेश्चन गलत हो चुका है, ध्यान से। हाँ दीपक, आप बोलो इस क्वेश्चन का आंसर। लॉर्ड हास्टिंग्स, लॉर्ड डलहाउजी या लॉर्ड माउंटबेटन? मैम लॉर्ड डलहाउजी। लॉर्ड डलहाउजी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लॉर्ड डलहाउजी कौन सी ईयर में किया था बेटा? कैन यू टेल मी द ईयर ऑल्सो? ईयर भी अब यहाँ पे उन्होंने आपसे इंट्रोड्यूस पूछ लिया और ईयर पूछ लो तो पता तो सब होना चाहिए ना। बताइए, बोलो दीपक। लिख लीजिए, लॉर्ड डलहाउसी। और ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1847 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, उसके बाद ये 18 उसमें 57 में कुछ ज्यादा इसने वो चीजें की थी डॉक्टर ऑफ लैब्स ने। ठीक है, द आर्ट फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट विच observed carefully and tried to capture exactly what the eye saw is called life study, picturesque and realism. हाँ जी, सौभाग्य आंसर दो। मैम लाइफ स्टडी। बेटा आदित्य कुमार, अभी आदित्य देखो, आपके लिए ना सिलेबस अभी हुआ नहीं है, आपके तो भी अपना ज्वाइन किया है ना, तो आपके लिए तो चीजें सारी स्टार्ट होंगी। आप यहाँ सैंपल पेपर्स वगैरह करते रहो, जब एकदम से सिलेबस स्टार्ट होगा ना, जब आपका पूरा बैच पूरी तरीके से हो जाएगा, ठीक है, तब आराम से सारी चीजें हम दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझते रहो, आधी चीजें तो आपकी इसी में खत्म हो जाएंगी सैंपल पेपर्स में। ठीक है आदित्य, ठीक है ना बेटा? हाँ जी, और कोई बच्चा? वंश, वंश ट्राई करो इसका आंसर। मैम इट्स लाइफ स्टडी मैम। नो, इसका आंसर होगा विदित। वीडियो ऑन करो बेटा। कोई और बताओ? उदित, उदय बताओ। मैम रियलिज्म। रियलिज्म, जो जैसा है वो वैसा ही दिख रहा है, दिस इज द आंसर एक्चुअली। ठीक है, बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन privately owned iron and steel plant in the country, abbreviated as Tesla, इसको या टिस्को, जो भी बताओगे उसकी फुल फॉर्म बताना। ठीक है, जो भी बताओगे आंसर उसकी फुल फॉर्म जरूर बताना। ठीक है, इसको और टेस्ला या फिर टिस्को। हाँ जी बताओ, कौन तैयार है कि वो फुल फॉर्म भी बताएगा मुझे? बिल्कुल, चलो। हाँ जी बताओ, सबने हैंड डाउन कर लिए। उदय आपको आती है टिस्को की फुल फॉर्म? नो मैम, मैम टिस्को आते हैं मैम आंसर। हाँ, आंसर आता है। टिस्को तो सबने दे दिया, मुझे मुझे फुल फॉर्म चाहिए। हाँ जी बोलो। चलो, इसका आंसर है टिस्को। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, टाटा। ठीक है, आयरन एंड स्टील। ठीक है, स्टील कंपनी लिमिटेड।
सब कुछ आना चाहिए ना आपको, कल को अब से इसका फुल फॉर्म भी तो पूछ सकता है कोई। What is the role of public prosecutor? Is to represent the interest of public prosecutor। कौन होता है? मैंने आपको बताया था ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ दीपक, कि चारों चीजें बताओ आप, जुडिशरी के जो चारों के चारों लेवल बताए थे मैंने, एक बार बताओ। Yes, yes, मैम। मैम सबसे पहले पुलिस, वेरी नाइस। मैम देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ओके। देन लॉयर, विच लॉयर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी लॉयर है? मैम एडवोकेट। एडवोकेट तो पहली बात तो गलत वही था, लॉयर नहीं। लॉयर देखो, हमें नहीं पता ना एडवोकेट और लॉयर का डिफरेंस, आप लोगों को मैंने बताया एडिशनली, पर आपके लिए तो लॉयर ही है वो, ठीक है। वो तो मैंने आपको बोल दिया क्योंकि मुझे पता है कि एडवोकेट कौन है और लॉयर कौन है, ठीक है। बट आप लोगों के लिए लॉयर और एडवोकेट सेम है। आप लोगों के हिसाब से जिसने लॉ पढ़ी है वो लॉयर है, ठीक है। समझ आई? लायर लॉयर जो भी कह लो, ठीक है। बट हेयर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एक और बताया था मैंने, डिफेंस लॉयर, फिर जज, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? मैम टू सौभाग्य। रिप्रेजेंट द स्टेट। हाँ, या वेरी टू गुड। रिप्रेजेंट। सौभाग्य, आपने बिल्कुल गलत आंसर दिया बेटा। अक्यूज्ड का नहीं, विक्टिम का नहीं, स्टेट का। पब्लिक इज गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को मतलब, मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी कोई क्राइम होता है, जैसे कि कहीं कहीं पर मर्डर हुआ, ठीक है, तो मर्डर जो है वो एक इंसान के लिए नहीं हुआ, ठीक है। आप कभी केस देखना तो केस ऐसे आता है, जैसे किसी का मर्डर हुआ तो जो अक्यूज होता है उसका नाम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ बिहार, क्योंकि उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर केस ने पूरे के पूरे लॉ एंड ऑर्डर को, मतलब पूरी की पूरी स्टेट के अगेंस्ट क्राइम किया है। समझ आई? एंड पब्लिक जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। समझ आई? समझ गए? मैम, हाँ जी बोलो। मैम जैसे डी के बासु का केस था, हम्म। एग्जाम्पल। हाँ, डी के पास तो गाइडलाइंस भी मतलब वहां पर फिर उसी केस के बाद हुई थी, क्योंकि वहां पर पहले क्या होता था कि जो पर्सन को अरेस्ट किया जाता था उसको क्लियरली नहीं पता होता था कि मेरे भी कुछ राइट्स हैं। वो पुलिस वालों से वैसे ही डरते थे जैसे मूवीज में दिखाया जाता है। पुलिस वालों के पास कोई पावर नहीं होती है। पावर है बट इतनी नहीं है जितना दिखाते हैं। अगर आप किसी पुलिस वाले को ये बोल दो कि तुम इस किस किस बेसिस पे हमें अरेस्ट कर रहे हो, तो पुलिस वाला एक बार को डर जाएगा। पुलिस वाले हमेशा लॉयर से डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनको इनसे हमसे ज्यादा पता है, ये हमें ही फंसा देंगे, ठीक है। पुलिस वालों का काम सिर्फ एक काम होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का काम करना होता है, आगे का काम लॉयर करते हैं। समझ आए? उनकी इन्वेस्टिगेशन को भी कभी कभार वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं पुलिस वाले, उस इन्वेस्टिगेशन को भी पूरा खराब, वो ऐसे उस पे क्वेश्चन करते हैं कि बेचारों की मेहनत पे भी पानी फेर देते हैं ये लोग, ठीक है। इसलिए लॉयर से पुलिस बहुत ज्यादा डरती है, ठीक है। चलो तो आप लोग सोचो, क्या बनोगे, पुलिस बनोगे या लॉयर बनोगे? ठीक है, चलो मैम बन जाएंगे आप, हमें तो ऑफिसर बनना है ना। नाउ दिस इज योर ट्रू एंड फॉल्स। अगेन मैं इसमें तुम्हें 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आराम से देखो, ठीक है। ट्रू और फॉल्स दोगे तो मुझे उसका रीजन जरूर देना। छोटे बच्चों वाला आप 9th क्लास का पेपर कर रहे हो, तो इसमें से ट्रू और फॉल्स पे मैं नहीं होंगी, मैं आपसे रीजन पूछूंगी कि इसका रीजन बताओ, ठीक है बेटा। चलिए, हो गया। चलिए स्टार्ट करो। हो रेडी सारे कि नहीं? अंशुमन, सौभाग्य, वंश, दीपक के अलावा सब रेडी हो या नहीं? अरे जल्दी हो जाओ रेडी। दीपक पूछूंगी रीजंस।
ठीक है, ध्यान से। चलो देखते हैं। जब सारे रेडी हो जाओ तो हैंड रेस कर लेना। अब ऐसे पूरा टाइम नहीं पता चले, पूरा आधा घंटा लगा दो। उदय, आदित्य, अंशुमन, सौभाग्य, वंश। विदित तो क्लास में ही नहीं है। चलो, दो बच्चे आए। ठीक है, तीन हो चुके हैं रेस में। चलो बस, बहुत है, जल्दी करो। अंजी, अंशुमन बताओ बेटा फर्स्ट। Nucleus of a cell contains thread-like structure called nucleolus, which carries genes and responsible for inheritance. It is true or false? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं या कुछ और बोलते हैं? बताओ। हाँ जी, बताओ फिर। आप ही में से बताओ कोई। नहीं बता रहा अंशुमन तो। हाँ बोलो दीपक, किसको बोलते हैं? मैम क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल, जिनके अंदर जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स। ठीक है, और न्यूक्लियोलस का हाँ फंक्शन जो है वो क्या होता है? मैम वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली सेल इसको के हाँ ठीक है, असेंबल करने का काम करते हैं सेल्स राइबोसोम्स को। ठीक है, तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं। कैन यू टेल मी एनीवन इन द क्लास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, मतलब इन आवर सेल, कितने होते हैं? बोलो। हाँ जी दीपक, आप ही बोलो। मैम 22 पेयर्स। 23 या 22? मैम 56? 23 पेयर्स होते हैं, 46 टोटल होते हैं। 46 या 56? सोच के बताओ। मैम 40। चलो, कंफ्यूज करने में ना, और ये सब गलतियां करके आते हैं सारे बच्चे, पता है। सब सारे नंबर्स पे बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी अंशुमन, पहले वीडियो ऑन करो और बताओ। The Blue Rebellion of 1859 is connected with the riots cultivating the Jambul or the Jamun in the Bengal. बताओ जी इसका आंसर। अंशुमन भाई, कितनी बार मैं अनम्यूट करूं? बोलो। अंशुमन बोलो बेटा। ठीक है, चलो आप मत बोलो। उदय आप बोलो बेटा, इतना टाइम नहीं है। आप बोलो जल्दी से। मैम ट्रू। है? ट्रू है मैम ये? ट्रू। आई डोंट थिंक सो कि ट्रू है। पहला वाला फॉल्स था। इसके बारे में बताओ। आप बताओ सौभाग्य, इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स? आई डोंट नो। इसका आंसर बेटा होगा एक्चुअली फॉल्स। रीजन ये है, इसमें सारी चीजें ठीक है। द ब्लू रेबिलियन जो है वो 1859 में हुआ, बंगाल में हुआ। बट ये राइट्स मतलब पीजेंट्स ने किया। बट ये किसके अगेंस्ट किया? कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। समझ आई मेरी बात? और इंडिगो क्या होता है? हाँ जी वंश, इंडिगो को हिंदी में क्या बोलते हैं? नील। अच्छा, जामुन नहीं बोल सकते? नहीं मैम। क्यों नहीं बोल सकते? नक रंग तो उनका भी वो है। मैम आपकी मर्जी, आप जोन सा बोल लो। ऐसे थोड़ा ना होता है, मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ। ठीक है, देखो, रीजन यहाँ पर क्या था कि इंडिगो की एक्चुअली प्रॉब्लम, इंडिगो यहाँ पर ग्रो करने से रीजंस ने मना किया था। ठीक है, यहाँ पर जो जो दो वर्ड लिखे हैं वो गलत है। ठीक है, और ये हुआ कहाँ थे? बंगाल में, तो ये फॉल्स होगा ये भी। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट। ये इजी सा है, ये तो बता दो। Intercropping is a method in which the different crops are grown in alternate rows and sown at the different times. Okay. आदित्य बोलो बेटा इसका आंसर। मैम ट्रू। हम्म?
इट्स ट्रू, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इट्स ट्रू। इंटरक्रॉपिंग, ट्रू। हाँ, क्यों किया जाता है बेटा? इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब है? क्यों किया जाता है इंटरक्रॉपिंग? क्यों की जाती है? रीजन क्या है इसके लिए? बताइए जल्दी से, बोलो आदित्य। क्यों की इंटरक्रॉपिंग मेथड क्यों है? आपने बताया तो बताओ, मैंने क्या पूरा बताओ। मैम इसमें सॉइल फर्टिलिटी को मैम वो बरकरार रखती है। हाँ, सो मैम इसमें ना स्ट्रिप्स के मैम एक स्ट्रिप है थोड़ा सा, मैं वहां पे दूसरा क्रॉप्स लगा दिया और मैम दूसरी तरफ खाली छोड़ देंगे कि मैम वहां का जो फर्टिलिटी है ना मैम वो प्लांट्स को उसी समय एब्जॉर्ब ना कर लें। मतलब तो इसलिए उससे मैम पूरे की पूरी, मतलब जो मतलब कि जो मिनरल्स हैं वो पूरी तरीके से ना हो खत्म, समझ आई? मतलब कुछ पार्ट में कुछ मिनरल्स ही अब्सॉर्ब हो, कुछ पार्ट में कुछ ही मिनरल्स अब्सॉर्ब हो, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा? हैंड रेज करो। आप बोलो बेटा। हाँ जी उदय। देखो, द तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स वर पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, लेटर फॉर्म द न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने एक स्टोरी भी बताई थी आपको। स्टोरी मतलब उसके अंदर एक पार्ट था जिसके अंदर आपको एक पर्सन जिसकी, चलो पहले बताओ फिर बताऊंगी मैम जब हम ट्रू। डिवीजन करें। हम्म, बोलो। मैम ट्रू। इट्स अ ट्रू, ठीक है, बिल्कुल सही है। हुआ क्या था? इट्स ट्रू। अरे 1 अक्टूबर 1953 में 11 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास स्टेट बिकेम द न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। समझ आई आपको? ठीक है, तो ये ट्रू है। समझ आ गया आपको? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फेडरलिज्म रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसका आंसर कौन बताएगा? भाई तुम लोगों ने देखो, 4 तो बच्चे आए हो, उसमें भी तुम लोगों ने वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हो। हाँ जी बोलो आप, आदित्य कुमार। और बच्चे नहीं बोल रहे हैं तो? मैम फॉल्स। मैम ये फेडरलिज्म एक एक लेवल नीचे रहता है। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? ये सही है मेरे हिसाब से, ढंग से देखो। फेडरलिज्म का डेफिनेशन क्या है? मैम इसमें जो हम्म, मैम वैसा कंट्री जिसमें जो स्टेट्स है मैम वो किसी कंट्री से अलग हो सकते हैं, इंडिया इज अ लेकिन मैम वो फ्रीली अलग नहीं हो सकते। वंश आप नो मैम डिफाइन। इंडिया इज यूनियन। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बट इसमें फेडरल भी है इंडियन। बताओ फेडरलिज्म का क्या मतलब होगा? बोलो वंश। Ma'am, federalism means that retire of government. यहाँ पर एक्चुअली कैन आई ये मैम? स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स ये बताओ। वैसे तो आप लोगों को बारे में पढ़ाया भी हुआ है इसके बारे में। Ma'am, it is कैन आई true, मैम? ma'am. मैं हम्म, आई। बोलो। It मैम is ये आई। true, ma'am. मैम यस ट्रू मैम मैम। ये है। आई। इट्स अ मैम ट्रू, ट्रू है। मैम ये स्टेटमेंट ट्रू। मैम ये स्टेटमेंट ट्रू है। मैम फेडरलिज्म का मतलब होता है एक गवर्नमेंट के अंदर एक से ज्यादा लेवल होना, यानी कि हाँ अलग अलग टाइप के, जैसे अब हमारी सुप्रीम सेंट्रल हो जाती है, स्टेट हो जाती है, और लोकल गवर्नमेंट होती है। हाँ, और वो फेडरलिज्म बेटा आप आदित्य जो बोल रहे हो वो अलग चीज है, ठीक है। फेडरल है इंडिया, क्योंकि फेडरल क्यों है? इंडिया दोनों तरफ से दोनों चीजें हैं, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स भी है और फेडरल भी है, ठीक है। और ये सारे के सारे फीचर्स हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर किए हुए हैं, ठीक है। सो समझ आ गया सबको बेटा, एवरीवन? मैंने रीजन इसलिए पूछे कि डायरेक्टली ये देखो, ऐसे बोलने में कितना टाइम लग रहा था, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, खत्म हो गया पेपर। अरे यार ऐसे थोड़ा ना होता, छोटे बच्चों थोड़ा ना हो, तुम ट्रू फॉल्स थोड़ा ना खेल खेल हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आपको रिटर्न में क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। राइट द आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज द 5 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी टू, ठीक है जी। और मैक्सिमम 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स। अब कौन मतलब कि काउंट करने बैठा है पेपर के अंदर? बट स्टिल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है? एनीवन इन द क्लास? फ्रिक्शन फोर्स जो होती है, फ्रिक्शन से क्या समझते हो आप लोग?
हाँ जी वंश बोलो बेटा। Friction means the rubbing of two substance, the rubbing of two surface is known as friction. And there are three type of friction: static friction, sliding friction, and fluidic friction. And the example of the friction is rubbing of a matchstick to the matchbox to providing it its ignition temperature. ठीक है बेटा, देखो वेरी नाइस। तो हमारे पास क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताना है आपको कि फ्रिक्शन मतलब क्या है। एक नेचुरल फिनोमिना है। देखो इसमें 5 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है, तो आपको कैसे लिखना है आंसर के बारे में। पहले तो आपको फ्रिक्शन को अच्छे से समझाना है। अब समझाने में ये मत करिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक पेज तो हम फ्रिक्शन पे ही लिख के आएंगे। 5 मार्क्स का है, ठीक है। 150 वर्ड्स बोला, 150 वर्ड्स मतलब समझ रहे हो ना कि ये भी नहीं कि 150 ही हो। हमें आंसर एक्यूरेट लिखना है, उसके लिए हम लोग क्या करें, फ्रिक्शन को डिफाइन कर दें, ठीक है। ये क्या होता है, फ्रिक्शन मीन्स क्या है, इट इज अ रेजिस्टेंस। एक्चुअली हम फोर्स की बात ही नहीं कर रहे, हम एक वर्ड की बात करें फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्फेसेस दैट आर इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। जैसे हम चलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा हम स्मूथ सरफेस पे चलते हैं तो हम फिसल जाते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल ऐसे प्लेन जो सरफेसेस होती हैं उन पे अगर हम मूव करते हैं तो हम फिसल जाते हैं, ठीक है। हमारी रोड्स जो होती हैं वो थोड़ी सी क्या होती हैं, कंक्रीट वगैरह की बनी होती है, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती हैं रोड्स। अगर स्मूथ होंगी तो गाड़ियां ऐसे, इमेजिन करके देखो कि जब क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसे, क्या कहते हैं, मैं भूल रही हूँ एकदम से। क्या कहते हैं उसे, अरे यार मैं कभी कभी भूल रही हूँ, क्या कह रहे हैं उसे, फ्लाईओवर्स, ठीक है। फ्लाईओवर या फिर इस तरीके के किसी ब्रिज पे से पास करेंगी गाड़ियां, एकदम सरफेस स्मूथ हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, कोई फ्रिक्शन प्रूफ नहीं होगा, सारी की सारी नीचे जाएंगी डायरेक्टली, ठीक है। फिर क्या होगा, एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट्स होंगे, ठीक है। सो अभी ध्यान से सुन लीजिए, फ्रिक्शन के बारे में आप क्या लिखोगे। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस समझते हो ना, इसका मतलब रुकावट, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, लिख सकते हो आप, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, और ये सरफेस फोर्स है, ठीक है। सरफेस फोर्स मतलब जो होती है, ठीक है, ऑफर्ड बाय द सरफेसेस। और कांटेक्ट फोर्स भी है, कांटेक्ट फोर्स समझते हो ना, कुछ कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं, उनमें से एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। सरफेसेस दैट आर इन कांटेक्ट, दैट आर इन कांटेक्ट व्हेन दे मूव पास्ट ईच अदर, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वॉकिंग, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। या फिर इट इज द हेल्पिंग एड फॉर द वॉक, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टू शो दैट द फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड और फो। फ्रेंड है क्योंकि ये हमें वॉक करने में हेल्प करता है, हमारी गाड़ियों का एक्सीडेंट होने में। आप देखो अभी 5 मार्क्स का है, तो मैं इसमें आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगी कि फ्रिक्शन के अंदर आप इनके टाइप्स भी बता सकते हो, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा और एलोबरेट कर दो, फ्रिक्शन में एग्जांपल और दे दो, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल वियर एंड टीयर ऑफ द थिंग्स, वो खैर फ्रेंड्स और फो वाले एग्जांपल में आ ही जाएगा, ठीक है। बट स्टिल आप लोग फ्रिक्शन को और थोड़ा डिफाइन कर सकते हो कि इट इज एक्ट एज अ फोर्स या फिर इट इज अ कांटेक्ट फोर्स वागे वटेवर, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, पर ज्यादा नहीं, ठीक है। ये डेफिनेशन इज इनफ वैसे, ठीक है, देखा जाए तो। उसके बाद गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टू शो द फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड और फो। इसमें वन एग्जाम्पल नहीं, अब दो दो भी दे सकते हो, ठीक है, पर शॉर्ट में और प्रिसाइजली लिखना है, ठीक है। तो एज अ फ्रेंड वो वॉक में हो गया, और दीपक बताओ एज अ फो, ऐसे दुश्मन कैसे काम करती है हमारी फ्रिक्शन, बताइए। फ्रिक्शन एज अ फो क्यों काम करती है, हाँ जी वंश बताओ। Ma'am, because the friction act in the machine, ma'am. It's tear the machines and the machine got damaged, ma'am. So that's why it is four. वियर और टीयर, वेरी नाइस, ठीक है, समझ आ गया आदित्य। सौभाग्य, वियर एंड टीयर ऑफ द मशीनरीज, ठीक है, इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। इसलिए हम उसको फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए वी यूज टू पुट लुब्रिकेटिंग ऑयल। सुना है ना आपने, लुब्रिकेटिंग ऑयल, मशीन ऑयल्स जो है वो हम उनमें डालते रहते हैं, ठीक है, सो दैट फ्रिक्शन की वजह से वो वियर एंड टीयर को रोका जा सके, उसमें फ्रिक्शन ना हो, ठीक है।
फ्रिक्शन हमें वॉक करने के लिए चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए, बहुत सारी चीजों में चाहिए, बट कुछ चीजों में हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगा तो वो वियर एंड टियर, हमारे जो शूज हैं, ठीक है, शूज खराब क्यों होते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो, सरफेस सारे स्मूथ हो, ठीक है, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हमारे शूज कभी नहीं फटेंगे, पर हम चल भी नहीं पाएंगे। दोनों का समझो मेरी बात को, ठीक है। आपको जूते ज्यादा जरूरी है या चलना? सोच के बताना आज, ठीक है। बचपन में पिटाई खाई Yes, है? ma'am. जूते ज्यादा जरूरी है या फिर चलना ज्यादा जरूरी है? मैं क्या बोल रही हूँ, चलने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए, हम मूव करेंगे क्योंकि हमें फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, और फ्रिक्शन की वजह से ही हमारे जूते जल्दी खराब होते हैं। जो जूते के घिस जाते हैं, नहीं तो जूते कभी खराब ही ना हुआ, एज इट इज है, ठीक है। बचपन में पिटाई हुई है, जूते अभी 1 महीने में आए, 1 महीने के 15-20 दिन कभी कभार आदमी पे खराब हो जाते थे, फिर पिटाई होती थी मम्मी से, तुम लोग इतनी जल्दी जूते कैसे खराब कर लेते हो? खेलते ज्यादा थे, ठीक है। Why the distance between the stars expressed in light years? ये बताइए कि लाइट ईयर्स में क्यों बताया जाता है डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, ठीक है। लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है? कितना डिस्टेंस बताया था हमने, हम लोग एक एमसीक्यू कर रहे थे उसके अंदर। व्हाट इज द मीन बाय द स्टेटमेंट दैट स्टार इज 8 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ? बताइए, लाइट ईयर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर्स? पहली बात तो उदय सिंह गहलोत बताओ जी, कुछ दिन ही की बात है ये। हम्म Ma'am, I don't know. किसी को पता है 1 लाइट ईयर किस तरीके से किलोमीटर्स में होता है? और अभी कुछ दिन की बात है, अभी परसों कल परसों ही हमने किया है क्वेश्चन। क्या हो गया भाई क्लास में बच्चों आप लोगों को? देखो ऑब्वियसली सी बात है कि जो डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स है वो एक्सप्रेस क्यों किया जाता है लाइट ईयर्स में? क्योंकि लाइट ईयर्स जो है बहुत बड़े डिस्टेंस के लिए, और क्योंकि दोनों स्टार्स ऐसे तो है नहीं कि 5 किलोमीटर दूर है एक स्टार, दूसरा स्टार दो, उनके जो डिस्टेंसेस हैं वो काफी ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है। उस डिस्टेंस को हम लोग नॉर्मली किलोमीटर्स में बता नहीं पाते हैं, इसलिए हम लाइट ईयर्स यूज करते हैं, ठीक है। लाइट ईयर्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर। तो हम लोगों को इट्स वेरी इजी इस चीज को एक्सप्रेस करना, ठीक है, वहां स्पेस के डिस्टेंसेस को। समझ आई मेरी बात? ठीक है, इसे होमवर्क में करिएगा, इसके आंसर्स मुझे आंसर लिख के दीजिएगा होमवर्क में इसका। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं आपको समझा दे रही हूँ। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी आप होमवर्क में करोगे आज, और होमवर्क करोगे, ये आपके लिए ही है, ठीक है। आदित्य, की फीचर्स, मेरे से आदित्य चला गया, दीपक, उदय, अवंश, सौभाग्य, अंशुमन, ठीक है। 5 की फीचर्स Yes, ऑफ ma'am. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोट करने हैं आपको, ठीक है। और एक एक सेंटेंस के अंदर 5 फीचर्स, अब ये नहीं कि उसके अंदर लिखे, जैसे फेडरलिज्म है, ठीक है, सेक्युलरिज्म है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी 5 फीचर्स में सिर्फ मेन चीज लिखनी है एक लाइन के अंदर अंदर, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, 2 और देखती हूँ और कोई क्वेश्चन, बस, ठीक है। 3 में से 2 करने थे, एक मैंने पूरा समझा ही दिया, अभी आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, करके ले आओगे? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।